ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पे अपन कंटिन्यू करें इस ब्लॉक को। लास्ट इसमें अपन ने डेंसिटी और उसका ट्रेंड देखा था पीरियोडिक टेबल में। अभी अपन देखते हैं लैटिस एनर्जी। ओके, दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इसका रिलेशनशिप होता है विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। लैटिस एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, थर्मल स्टेबिलिटी को। तो ये सारे ट्रेंड अपने को आगे आने वाले हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लैटिस एनर्जी इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so lattice energy is actually defined as the energy required to change 1 mole of salt into gaseous ions। तो ठीक है, जैसे सॉल्ट ले लिया अपन ने NaCl सॉलिड, और इसको गैशियस आयंस में चेंज करने के लिए मेरे को जो एनर्जी लगेगी उसको मैं बोल रहा हूँ लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डेल्टा एच लैटिस, दैट इज़ द लैटिस एनर्जी। अब एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये जो वैल्यू रहेगी डेल्टा एच की, दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव। ठीक है, वी नो इन थर्मोडायनामिक्स अगर अपन प्रोसेस रिवर्स करते हैं तो जो साइन होता है डेल्टा एच का वो चेंज करते हैं। तो अगर गैशियस आयंस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ टू मेक अ सॉलिड, उसको भी अपन लैटिस एनर्जी बोलते हैं, बट दैट लैटिस एनर्जी इज़ एक्चुअली नेगेटिव। समझ में आया क्या? सो साइन से अपन बता सकते हैं कि वी आर गोइंग इन विच डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव है तो हम सॉलिड को ब्रेक कर रहे हैं इनटू गैशियस आयंस, और अगर नेगेटिव है तो आयंस को कंबाइन कर रहे हैं इनटू सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैटिस एनर्जी का ट्रेंड। ठीक है, अगर कैटायन और अनायन छोटे हैं, जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, कैटायन और अनायन दोनों अगर छोटे हैं तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी। कैटायन और अनायन दोनों बड़े हैं तो लैटिस एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, और ये सिंपल बात है। बेसिकली कैटायन और अनायन अगर छोटे हैं तो इसका मतलब दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी। बड़े हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कम है, लैटिस एनर्जी कम है। ओके, सिंपल रिलेशनशिप है। सो इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप, जैसे फ्लोराइड सॉल्ट ले लिए सभी के अपन ने, ठीक है, इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, एंड दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड इन ऑल द केसेस। ठीक है, जैसे तुम डाउन जाते हो, ओके, फॉर सेम हैलोजन एंड डिफरेंट मेटल आयन, ओके, एज यू गो डाउन द ग्रुप फॉर द हैलाइड्स ऑफ द सॉल्ट द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, एज यू गो डाउन द हैलोजन ग्रुप, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। सो हैलोजन के केस में अपन डाउन जा रहे हैं बेसिकली फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द अनायन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर लैटिस एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, सो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप अपने को ये दिखता है कि लैटिस एनर्जी जो है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है विद द रेडियस ऑफ द कैटायन और द रेडियस ऑफ द अनायन। ठीक है, इसके फॉर्मूले के तौर पे अपन देखेंगे बेसिकली, बट लैटिस एनर्जी हैज़ इन्वर्स रिलेशनशिप with the size of the cation and the size of the anion। तो लैटिस एनर्जी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन एंड अनायन। सो वी कैन से लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैटायन एंड रेडियस ऑफ द अनायन, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द अनायंस। ठीक है, चार्ज को। तो अगर मैं ये देख सकता हूँ तो ये आई कैन एक्सप्रेस दिस यूजिंग कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। ओके, एफ इज इक्वल टू के इज सम कांस्टेंट, Q1 Q2 ये चार्जेस हो गए। ओके, और यही भी अपन बोल रहे हैं कि चार्ज से डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंड रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस बोले तो बेसिकली द बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, रेडियस इज बॉन्ड डिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर केस, बट दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड अनायन। ठीक है, क्लियरली अगर रेडियस ज़्यादा है तो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? कम रहेगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके, चार्जेस अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं NaCl लेता हूँ और MgCl2 लेता हूँ, तो इन दोनों में से लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी? तो सबसे पहले देखो कि चार्जेस कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 -1 +2 -1। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द चार्जेस, इजंट इट। और यहाँ पे दिख रहा है अपने को
कि चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर ज़्यादा है, इसलिए लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम क्लोराइड की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की ज़्यादा रहेगी। और आगे हम ये भी देखेंगे कि इसकी सोलिबिलिटी भी कम होती है सॉल्ट में, पानी में, फॉर दिस बिकॉज इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, बट यहाँ पे लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा है बिकॉज चार्ज ज़्यादा है। दूसरा साइज़, ओके, इज़न्ट इट, मैग्नीशियम का साइज़ भी तो कम है। ठीक है, क्लोराइड आयन जो है उनका साइज़ सेम है, बट मैग्नीशियम का साइज़ इज़ स्मॉलर देन सोडियम का साइज़। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैग्नीशियम से छोटा है तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वी कैन लुक एट दिस एंड वी कैन अगेन ऐड समथिंग लाइक AlCl3 इनटू द सेम पॉट एंड कैन से ओके इसका भी लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर ज़्यादा चार्ज है एंड द व्हाट डू यू से द साइज इज इवन स्मॉलर दैन मैग्नीशियम। समझ में आया? ठीक है ना। अगर कैटायन और अनायन देखा जाए तो जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी व्हेन द आर सबसे छोटा रहेगा। ओके, वेरिएशन इन लैटिस एनर्जी का मतलब हो गया कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा जब आर इज़ स्मॉल, और अगर आर बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम रहेगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ज़्यादा लैटिस एनर्जी है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। तो लैटिस एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है, जैसे तुम ग्रुप में जा रहे हो, वी जस्ट सॉ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। ओके, वी सॉ समथिंग लाइक लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, रुबिडियम एंड सीजियम क्लोराइड। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप ऑफ दिस लिथियम, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, द लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द कैटायन इज इंक्रीजिंग, है ना, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ओके, as the magnitude of the charge increase, lattice energy increase. So if you go from let's say sodium chloride to magnesium chloride, तो लैटिस एनर्जी ये डायरेक्शन में इंक्रीज होगी और ये डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। ओके, एंड दिस इज अगेन अ जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इसको ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो कंबाइन होने वाले हैं, बेसिकली लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड इनका रिलेशनशिप विद सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले तो अपन हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन यू डिसॉल्व 1 मोल ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या कर लिया, NaCl ले लिया। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली इन गैशियस स्टेट, ये अपन गैशियस स्टेट में लेना पड़ता है बेसिकली। सो Na+ और ये आयंस ले रहे हैं अपन, Na+ इन गैशियस स्टेट एंड क्लोराइड आयन इन गैशियस स्टेट, और इसको पानी में डाल दिया तो ये जो आयंस है ये डिज़ोल्व हो रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उसको अपन बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी लिबरेट हो रही है, इजंट इट। यहाँ पे आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स घिर रहे, बॉन्ड बन रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे, जिसके वजह से एनर्जी लिबरेट होगी। सो व्हेनेवर यू हैव हाइड्रेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। लैटिस एनर्जी में एनर्जी लग रही है। ठीक है, सो कोई भी अगर कंपाउंड डिज़ोल्व करना है अपने को तो ऑब्वियसली ये स्टेप होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे ये भी तो होना चाहिए ना कि ये जो क्लोराइड और सोडियम आयंस है ये किसी सॉल्ट से आ रहे हैं, तो इसको अपन बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी और इसको अपन बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी, इजंट इट। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इस तरह से अपन इसको बोल रहे हैं, इजंट इट। अब ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ओके, सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की, विच इज़ बेसिकली गोइंग टू बी अ सम ऑफ दीज टू एनर्जीज, इजंट इट। तो इसको अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर डिज़ोल्यूशन करना है अपने को, सो वी वांट हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली टू बी लार्जर दैन लैटिस एनर्जी, इजंट इट। ये एनर्जी नेगेटिव है, ये एनर्जी पॉजिटिव है, ओवरऑल अपने को नेगेटिव टर्म चाहिए। तो अगर मेरे को हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा मिलती है, इफ़ द हाइड्रेशन एनर्जी इज़ लार्जर दैन द लैटिस एनर्जी, देन ये जो प्रोसेस है सोल्युबिलिटी का, दैट उसका जो एंथैल्पी है, ओवरऑल एंथैल्पी, दैट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव। और ये नेगेटिव लाने के लिए आई नीड हाइड्रेशन एनर्जी टू बी लार्जर दैन लैटिस एनर्जी। ओके, तो सॉल्ट तभी डिज़ोल्व होगा जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी इज़ लार्जर दैन लैटिस एनर्जी, तभी वो डिज़ोल्व होगा। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉलर दैन लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो ब्रेक ही नहीं होगा,
ओके ये वाला प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ से वो एनर्जी कंपनसेट नहीं हो रही है। समझ में आया ना? सो फॉर सोल्यूबिलिटी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी लार्जर दैन लैटिस एनर्जी। ओके, so if the lattice energy is larger than hydration energy, salt is insoluble, and if the hydration energy is larger than lattice energy, then the salt is soluble. ठीक है, मज़े की बात यह है कि as you go down the group, when you go down the group, hydration energy as well as lattice energy ये दोनों डिक्रीज होती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा as you go down the group, lattice energy डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज हो रहा है, लेट्स टेक अगेन एन एग्जांपल ऑफ LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CSCl। ओके, एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, इजंट इट? सो लैटिस एनर्जी ये डिक्रीज हो रही है, बट साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे लिथियम है, लिथियम इज़ द मोस्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट। इफ़ यू रिमेंबर, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि लिथियम आयन जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, सीजियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लोएस्ट, इजंट इट? क्योंकि लिथियम आयन छोटा है तो इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसका इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए द मोस्ट हाइड्रेटेड आयन। ओके, सो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है एज यू गो टॉप टू बॉटम? हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, रिमेंबर हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था, यहाँ पे हम दोनों कॉन्सेप्ट कंबाइन कर रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। सो हाउ डू यू टेल कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है या लैटिस एनर्जी ज़्यादा है? ये बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये अपने को ट्रेंड ध्यान में रखना पड़ता है, किसके लिए क्या हो रहा है। ओके, ये जज करना बाय जस्ट बाय लुकिंग एट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट वी कैन एक्सप्लेन व्हाट द ट्रेंड इज़। ठीक है, हम प्रिडिक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक यू नीड टू नो द ट्रेंड एंड देन यू कैन एक्सप्लेन व्हाई दैट पर्टिकुलर ट्रेंड इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे दोनों ट्रेंड दोनों जो है लैटिस एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। अब सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लैटिस एनर्जी बड़ा हो गया, है ना? हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा, सॉल्ट इनसोल्युबल। और अगर मान लो हाइड्रेशन एनर्जी या फिर लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो हाइड्रेशन एनर्जी फिर बड़ा हो जाएगा, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्ट इज़ गोइंग टू बी सॉल्युबल। समझ में आया? सो रिमेंबर दिस टू पर्टिकुलर पॉइंट। या अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का अनायन है। ओके, फॉर ग्रुप 1 के लिए अपन बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 के कैटायंस है, उनके लिए अनायन कैसा? अगर छोटा अनायन है जैसे फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, दीज आर ऑल स्मॉल आयंस। अगर अनायन स्मॉल है, ठीक है, तो उस केस में जो साइज है, ओके, ठीक है, तो अनायन इज एक्चुअली स्मॉल, इट्स वेरी सेंसिटिव द चेंज इन द साइज ऑफ द कैटायन। समझ में आया क्या? व्हेन द अनायन इज स्मॉल, the lattice energy is actually very sensitive to the change in the, क्योंकि यहाँ पे देखो साइज जो ऑफ कैटायन इज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, isn't it? तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए ऑब्वियसली, ये उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, बिकॉज इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, दे हैज़ लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल लैटिस एनर्जी बिकॉज द अनायन इज एक्चुअली स्मॉल। समझ में आ रहा? सो व्हाट हैपन्स इज दैट लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज शार्पली अलॉन्ग ग्रुप 1। ठीक है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज होती है। ठीक है, दिस डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर दैन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हो रहा है? व्हेन यू हैव स्मॉल अनायन तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? ये लैटिस एनर्जी है, ये हाइड्रेशन एनर्जी है। लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी और सॉल्ट सोल्यूबल रहेगा। समझ में आ रहा है? सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, व्हेन द अनायन इज स्मॉल, when the anion is small, lattice energy is actually greater than hydration energy. Is the decrease in lattice energy is actually greater than decrease in hydration. इसका मतलब hydration energy is larger than lattice energy, and therefore the solubility of the salt will increase as you go down the group. ठीक है, तो अगर मैं फ्लोराइड सॉल्ट लेता हूँ ग्रुप 1 के,
या हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड सॉल्ट लेता हो ग्रुप 1 के, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी विथ फ्लोराइड सॉल्ट. सिमिलर ट्रेंड तुमको हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड सॉल्ट के लिए भी मिलेगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम. ओके, वी हैव अ सॉल्ट ऑफ लार्ज अनायन. ठीक है, वी हैव अ सॉल्ट ऑफ लार्ज अनायन जैसे कि सल्फेट आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट. ठीक है, दीज आर बेसिकली लार्ज अनायंस, इजंट इट. तो अगर इस तरह के अनायंस है तो तब क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन यू हैव अ सॉल्ट ऑफ लार्ज अनायन तक आयनिक कैरेक्टर एक्चुअली इंक्रीज होता है. ओके, एज यू गो डाउन द ग्रुप, व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, सो जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक अ कार्बोनेट आयन. ठीक है ना, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, so on and so forth. ठीक है, इस तरह से तुम लिख सकते हो. सो ये आयन में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है, ऑब्वियसली एज यू गो डाउन द ग्रुप. ठीक है, ये तीनों में ही कंपेयर कर रहे हैं अपन, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड लिथियम कार्बोनेट, तीनों में सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है. नाउ यू हैव टू अप्लाई द फजान्स रूल फॉर दैट. फजान्स रूल क्या बोलता है, व्हेन द कैटायन इज स्मॉल एंड अनायन इज लार्ज, यहाँ पे कार्बोनेट आयन इज अ लार्ज अनायन. ठीक है ना, कैटायन इज स्मॉल एंड अनायन इज लार्ज, द कंपाउंड इज मोर कोवेलेंट. तो लिथियम कार्बोनेट इज एक्चुअली मोर कोवेलेंट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैटायन इज लार्ज एज वेल एज अनायन इज लार्ज, तो ये आयनिक है. ठीक है ना, ये ज़्यादा आयनिक है. सो एज यू गो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम कार्बोनेट. ओके, सो सीजियम कार्बोनेट इज एक्चुअली मोस्ट आयनिक एंड लिथियम कार्बोनेट इज मोस्ट कोवेलेंट. समझ में आया ना, फजान्स रूल. ओके, इसको रिवाइज करो, केमिकल बॉन्डिंग में इसको अपन ने डिस्कस किया है. गो हेड एंड रिवाइज फजान्स रूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा काम आता है. ठीक है, सो मोस्ट आयनिक, और आयनिक कंपाउंड वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट, इसलिए सोल्यूबिलिटी यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है. सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस. देखो ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है अपना कि जैसे स्मॉल अनायन के लिए देखा था अपन ने यहाँ पे, और हमने बोला कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ये थे अपने कि लार्ज अनायन के लिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए. ओके, ये एक्चुअली करेक्ट कंक्लूजन था अपना. लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, इसलिए सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. समझ में आया क्या. सो ये ध्यान में रखना है कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. छोटा आयन रहो या बड़ा आयन रहो, दोनों के लिए सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अंडरस्टूड है क्या, दोनों के लिए, छोटा आयन या बड़ा आयन, दोनों के लिए टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है सोल्यूबिलिटी. ऑब्वियसली देर इज़ अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक, अपन आगे देखेंगे. जैसे सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, इतना लीनियर ट्रेंड नहीं दिखाते. ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, या तो इंक्रीज होगा सोल्यूबिलिटी, या तो डिक्रीज होगा, या फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, या डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा. इस तरह का कॉम्प्लेक्स ट्रेंड अपने को दिख सकता है. तो ये अपने को दिखता है इन केस ऑफ सल्फेट और नाइट्रेट आयन. इसका ग्राफ मैं तुमको आगे दिखा देता हूँ. बट विथ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन अपने को यही ट्रेंड दिखता है कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होता है. विथ फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सो कौन से सॉल्ट हो गए तुम्हारे, फ्लोराइड सॉल्ट. ओके, जैसे MF लिख रहा हूँ मैं, फ्लोराइड सॉल्ट. उसके बाद MOH सॉल्ट. ओके, M2O सॉल्ट. ठीक है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड. उसके बाद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट. ओके, MHCO3, M2CO3. ठीक है, एंड Mi ऑल्सो. ओके, Mi क्योंकि फ्लोराइड यहाँ पे ले रहे हैं. सो ये जो सॉल्ट है इनके लिए सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. ठीक है ना, देर आर सर्टन आयंस जैसे क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, इंटरमीडिएट आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू आ सकता है. सल्फेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, तो वो अपन देखेंगे आगे. बट यहाँ पे सोल्यूबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है फॉर लार्ज अनायन एंड स्मॉल अनायन. ओके, इन केस ऑफ ग्रुप 1 आयंस. ओके, देयर विल बी सम एक्सेप्शंस ऑब्वियसली, वो अपन डिस्कस करेंगे. सो ध्यान में क्या रखना है, ट्रेंड इज़ नॉट लीनियर इन सम केसेस. जैसे नाइट्रेट सॉल्ट है, सल्फेट सॉल्ट है, लीनियर ट्रेंड नहीं मिलता है. इन जनरल देखा जाए तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फॉर नाइट्रेट एंड एक्चुअली इवन सल्फेट सॉल्ट. ठीक है, नाइट्रेट के लिए एक्चुअली सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, सल्फेट के लिए पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है. ठीक है, वो भी मैं तुमको दिखा दूंगा. लेकिन जनरल सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम.
यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्राफ है सोलिबिलिटी ऑफ वेरियस डिफरेंट सॉल्ट्स। तो जैसे सल्फेट का सॉल्ट है, ओके, सल्फेट के सॉल्ट में तुम देख रहे हो कि पहले डिक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज हो रही है, ओके। नाइट्रेट में तुमको दिख रहा है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रैंडम है बेसिकली, जिगजैग आ रहा है यहाँ पे। बट इफ यू लुक एट बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रही है, फॉस्फेट इंक्रीज हो रही है, कार्बोनेट ये भी इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोक्साइड ये भी इंक्रीज हो रही है, फ्लोराइड देखोगे तो हाइड्रोक्साइड जैसा दिखेगा बेसिकली, ऑक्साइड भी तुमको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड ये सब में तुमको इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। बट सल्फेट में पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, नाइट्रेट में इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ये ध्यान में मत रखना, इट्स रैंडम बेसिकली या अब्रप्ट टाइप का थोड़ा सा ट्रेंड है बेसिकली। ऑलराइट, बट ये ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेंड है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ट्रेंड ध्यान में रखने, जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ ट्रेंड यू सी, ठीक है। यू कैन इवन ड्रॉ एम बेसिकली, यू कैन से, ओके। ये है तुम्हारा लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। सबसे ज़्यादा सबसे कम सोलिबिलिटी सीजियम की रहेगी, सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी किसकी आ रही है, सोडियम की आ रही है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू कैन रिमेंबर दैट, या। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है सोलिबिलिटी के लिए वो होता है साइजेस ऑफ द कैटायन एंड अनायन, दोनों के रिलेटिव साइजेस, ठीक है, कैटायन और अनायन के। देखो क्या हो सकता है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन। एक तो ऐसा है कि कैटायन छोटा है और अनायन बड़ा है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि कैटायन बड़ा है और अनायन छोटा है, ठीक है। तो एक्चुअली गेट 4 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। एक बोल सकते हो तुम कैटायन बड़ा, अनायन बड़ा, ठीक है, या फिर कैटायन भी बड़ा, कैटायन छोटा और अनायन भी छोटा, ओके। सो बेसिकली आप 4 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ रहा है, ओके, छोटा कैटायन अनायन बड़ा या फिर उल्टा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, जैसे बड़ा कैटायन अनायन छोटा, ठीक है। यहाँ पे साइजेस मिसमैच हो रहे हैं, दिस इज मिसमैच सिचुएशन। इस तरह का जब हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कोई कन्फर्मली अपन नहीं बता सकते, अपने को ट्रेंड देख के ही बताना पड़ता है, अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, बट माइट नॉट बी ट्रू इन ऑल द केसेस। समझ में आया क्या? यहाँ पे अपने को कोवेलेंट आयनिक ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, सो इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी टू एक्चुअली प्रिडिक्ट द ट्रेंड, लेकिन एक थोड़ा सा अपन गेस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ओके यहाँ पे मिसमैच हो रहे साइजेस मिसमैच हो रहे, इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो सोलिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ऑलराइट, ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, ओके, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ओवरलैप ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो सोलिबिलिटी कम है। यहाँ पे मैचिंग सिचुएशन हो रही है, ओके। तो मैचिंग में क्या हो रहा है, सोलिबिलिटी कम हो रही है, मिसमैच में सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्लियर है क्या? मिसमैच में सोलिबिलिटी ज़्यादा, मैचिंग में सोलिबिलिटी कम, ओके। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, जैसे सीजियम सॉल्ट, राइट, सीजियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑलराइट, मैच इधर हो रहा है, ओके, दिस इज मैच एंड दिस इज मिसमैच, इजंट इट। सीजियम बड़ा है और फ्लोरीन छोटा है, और यहाँ पे सीजियम से मैच हो रहा है, आयोडाइड दोनों बड़े हैं, तो यहाँ पे सोलिबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड इज एक्चुअली लेस एंड इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है। तो यू कैन सी कि यहाँ इस केस में फ्लोराइड की सोलिबिलिटी ज़्यादा आ रही है, ओके, बिकॉज साइज इज मिसमैच। तो व्हेन दिस इज द सिचुएशन तुमको साइजेस भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ओके, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। अगर तुम लिथियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड लेते हो तो अब यहाँ पे दिस इज मिसमैच, तो सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे देयर इज अ मैच, तो यहाँ पे सोलिबिलिटी कम है, एंड सो सोलिबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटे, सो इसेंशियली यू कैन जनरलाइज इट इन दिस पर्टिकुलर वे। इन केस ऑफ हैलोजन फैमिली बोल सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो अगर मैं लिथियम सॉल्ट लेता हूँ, लिथियम कैसा है, छोटा है, ओके, तो छोटा सॉल्ट है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इसके साथ ज़्यादा रहेगी, इसके साथ कम रहेगी। सो सोल्यूबिलिटी, सॉरी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी, स्टेबिलिटी इसके साथ ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी इसके साथ कम रहेगी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज, इज इट। और वही अगर मैं सीजियम लेता हूँ, सीजियम, तो सीजियम अभी यहाँ पे मैच हो रहा है बॉटम में, इजंट इट।
तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है क्या? सो बड़ा कैटायन ले रहे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है, छोटा ले रहे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके तो ये कुछ ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ अल्कली हैलाइड्स, इनके ग्राफ है। दिस इज़ फॉर फ्लोराइड, तुमको दिख रहा है ब्लू लाइन, एंड इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग फ्लोराइड के लिए। ठीक है, सो फ्लोराइड के लिए इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो ये अपने को मालूम है, जैसे गो फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम से। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि गो फ्रॉम लिथियम, सो लेट्स से फ्लोराइड ले रहे हैं अपन। सो फ्लोराइड के लिए क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके उसी तरह से आई कैन टेक आयोडीन। आयोडीन के लिए तुमको ये ट्रेंड दिख रहा है, इन जनरल देखा जाए थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे, बट इन जनरल इट इज़ डिक्रीजिंग। ओके सो एक ट्रेंड लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो कि इट इज़ जनरल में ये डिक्रीज हो रहा है। सो आयोडाइड अगर लेता हूँ मैं तो आयोडाइड में जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एंड अगेन साइजेस देखो, है ना, आयोडाइड के केस में ये नीचे में ज़्यादा आयनिक हो रहा है बॉन्ड, है ना, यहाँ पे कोवेलेंट है, ऑलराइट, और यहाँ पे आयनिक है। सो आयोडाइड के केस में क्या रहा है, आयनिक कैरेक्टर नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगेन तुम साइजेस देख सकते हो कि लिथियम और आयोडाइड, ओके यू कंपेयर लिथियम आयोडाइड एंड सीजियम आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे साइज जो है मैच हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, इजंट इट? एज यू गो डाउन तो साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज होता है, तो साइज जो है मैच होते जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी, मतलब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ओके सिमिलरली इफ़ यू कंपेयर दिस, तो यहाँ पे साइज जो है मिसमैच होते जा रहा है, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, और स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज होती जाएगी तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये दो का तो ट्रेंड क्लियर है कि फ्लोरीन के केस में इंक्रीज हो रहा है, आयोडीन के केस में डिक्रीज हो रहा है। बट इफ़ यू लुक एट क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रेंड दिखता है तुमको। दिस इज़ फॉर क्लोरीन, तो क्लोरीन के केस में पहले तो डिक्रीज हो रहा है एंड उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो क्लोरीन में यू कैन से कि यहाँ पे साइज जो है वो थोड़ा सा मिसमैच होते जा रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है, फिर मैच होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, व्हाटएवर, राइट। तो इस तरह से तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यू कैन हैव टू रिमेंबर कि इट एक्चुअली डिक्रीजेज अप टू पोटेशियम and then it actually increases, and same thing goes for bromine also. Again it decreases up to potassium and increases. So it kind of like potassium is like the center point for these two कि ये decrease होते हैं up to potassium और उसके बाद फिर ये increase होते हैं solubility of chlorides and bromides. ठीक है, okay, here is a review question. Which of the following compound has lowest solubility in water? water में सबसे कम solubility किसकी है? ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कैटायन का साइज़ कैसा है, छोटा, अनायन का साइज़ बड़ा है हर केस में, अनायन इज़ लार्जर, लेकिन कैटायन जो है वो उसका साइज़ इंक्रीज होते जा रहा है। सो जैसे अपन यहाँ से टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, राइट, आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो ऊपर में ज़्यादा है, लिथियम का ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, सीजियम में ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। तो व्हेन यू गो फ्रॉम कोवेलेंट टू आयनिक, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो सबसे कम सोल्यूबिलिटी किसकी रहेगी, जो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है, ऑब्वियसली लिथियम कार्बोनेट, इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम रहेगी, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट। ओके, जो अल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं दे रिएक्ट्स विथ हैलोजन और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब जो जैसे ये हो गए, ओके, ClF3 हो गया, या फिर ClF हो गया, ओके, BrCl3, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो अलग अलग हैलोजन्स कंबाइंड होते हैं, उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इनका स्टडी है अपने को, इन हैलोजन ग्रुप जब अपन देंगे उसमें इनको भी स्टडी करने वाले अपन, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को। ठीक है, तो जब अपन इन हैलाइड सॉल्ट्स को रिएक्ट करते आइदर विथ हैलोजन या फिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो अपने को मिलते हैं आयनिक पॉलीहैलाइड कंपाउंड्स। क्या मिलते हैं, आयनिक पॉलीहैलाइड कंपाउंड। जैसे Ki+I2 अपने को क्या मिल रहा है, Ki3। ठीक है, तो Ki3 को जब मैं पानी में डालता हूँ तो क्या मिलता है, K++I3-। ये अपन ने देखा है इन रेडॉक्स चैप्टर,
आयोडीन का सोलिबिलिटी सॉल्यूशन में कम होता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें Ki डालते हैं, जिसकी वजह से Ki3 मिलता है, विच इज़ आयनिक इन नेचर, और आयनिक रहने की वजह से आयोडीन की सोलिबिलिटी बढ़ जाती है. अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर वी हैव सीन दिस इन रेडॉक्स चैप्टर टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ I2. क्या अपन ने टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ I2 वी एडेड Ki इनटू द मिक्सचर. ठीक है. उसी तरह से KBr प्लस ICl अपने को KBr ICl, अगेन दिस इज -1, दिस इज +1. ठीक है. इसको अपन बोल रहे हैं पॉलीहैलाइड कंपाउंड. सो ये आयनिक है, इसलिए ये पॉलीहैलाइड आयन या कंपाउंड. ओके. लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड, ये किस तरह के कंपाउंड होते हैं? ये कोवेलेंट होते हैं. दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड. ओके. तो कोवेलेंट कंपाउंड की वाटर में तो सोलिबिलिटी कम होती है. वी जस्ट सीन दैट कि टॉप टू बॉटम सोलिबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है. इजंट इट? वाटर में सोलिबिलिटी जो है इनकी, क्योंकि लिथियम के सॉल्ट्स है, रिमेंबर लिथियम के सॉल्ट्स में सोलिबिलिटी क्या हो रही है? एज यू गो टॉप टू बॉटम सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इजंट इट? लेकिन अगर इफ़ यू टेक लिथियम सोडियम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है व्हेन यू गो टॉप टू बॉटम. सो व्हाट आर यू रेफरिंग टू? ओके. सो टॉप टू बॉटम ग्रुप में बोल रहे हैं यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप में जब तुम टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है. ओके. बट इफ़ यू गो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, when you go it in this group, the solubility is actually decreasing because covalent character increase होता है. Okay. So when you talk about these lithium salt or sodium iodide, okay, these are covalent, और कोवेलेंट रहने की वजह से इनकी वाटर में सोलिबिलिटी कम है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए दे आर सोल्यूबल इन सम ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर. कभी पूछ लिया कि ईथर में कौन से कंपाउंड सोल्यूबल है, तो तुमको वो देखना है वो सॉल्ट जो ज़्यादा कोवेलेंट है. कोवेलेंट सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा ईथर में. ओके. अगेन इसके लिए तुमको फजान्स रूल और अच्छे से करना पड़ेगा. रिमेंबर फजान्स रूल का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा एप्लीकेशन है. सेकंड चीज़, NaI और लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और लिथियम आयोडाइड, ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट सॉल्ट ऑफ लिथियम एंड सोडियम. ठीक है. लिथियम का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट सॉल्ट कौन सा है? लिथियम आयोडाइड. सोडियम का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट सॉल्ट कौन सा है? सोडियम आयोडाइड. समझ में? दे आर एक्चुअली वेरी सोल्यूबल एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इन अमोनिया. ठीक है. दे आर सोल्यूबल इन अमोनिया, ध्यान में रखना, अमोनिया में भी डिजॉल्व होते हैं. अमोनिया इज एक्चुअली स्लाइटली इंटरमीडिएट पोलर सॉल्वेंट, अमोनिया लिक्विड की बात कर रहे हैं अपन. And they also form complexes, and because they form complexes, they are actually soluble. ठीक है. अब complexes कैसे बनते हैं इनके? They form unstable complexes like this, NaNH3/4I, इस तरह के unstable complexes बनते हैं. These are actually tetrahedrally coordinated sodium ion, which is kind of rare. ठीक है. यहाँ पे सोडियम आयन से कोऑर्डिनेट है, लेकिन सोडियम आयन के जो complexes होते हैं ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, या लिथियम आयन के इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते. That is why they are unstable. Okay. And finally, this is basically the sizes of the elements in the periodic table. It gives you a relative idea of the sizes actually increase or decrease in the periodic table. तो यहाँ पे देखो, if you go top to bottom, size increase हो रहा है. This is true for any basically group. ठीक है. As you go down the group, size increase. ठीक है. If you go left to right, size decrease हो रहा है. You can see that. ठीक है. And you can see that halogens, noble gases are actually quite larger as compared to other elements. That's because we are using van der Waals radii. समझ में आया क्या? We are using van der Waals radii for noble gases. ठीक है. बाकियों के लिए we are basically either using metallic radii, metallic और covalent radii. ध्यान में रखना, कोवेलेंट को ही अपन मेटालिक भी बोलते हैं बेसिकली, बट दैट स्लाइटली डिफरेंट. ध्यान में रखना है. यहाँ मेटालिक रेडाई इज स्लाइटली लार्जर दैन एक्चुअली कोवेलेंट रेडाई, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वी कंसिडर देम टू बी इक्वल. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द साइजेस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन पीरियोडिक टेबल चैप्टर, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग यू दैट क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है इस चैप्टर में, ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू साइज. तो साइज को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. यू कैन सी लिथियम इज क्वाइट स्मॉलर एज कम्पेयर टू सीजियम, एज यू कैन सी द साइज एक्चुअली वेरी nicely increase
in group 1, similarly in group 2 काफ़ी increase हो रहा है. You can see that group 1 और group 2 में size is actually significantly decreasing as you go from left to right. ठीक है, ये इतना अपने लिए important है फॉर एस ब्लॉक बेसिकली. फिर बाद में जब अपन आएंगे तो पी ब्लॉक के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, सेकंड पॉइंट यू नीड टू प्रोबेबली शुड रिमेंबर इज़ दैट यहाँ पे डी ब्लॉक में जो साइजेस है दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. यहाँ पे सिर्फ जिंक फैमिली की तुमको साइजेस थोड़े ज़्यादा दिखेंगे इन द, बट दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. ओके, थोड़े से डिक्रीज होते हैं देन इट एक्चुअली इंक्रीजेस. ये अपन देखेंगे डी ब्लॉक में. ओके, so make sure ki you understand the size trend in the periodic table, because a lot of the properties actually depends upon the sizes of the element. ठीक है, so this is basically the end of today's class. अपन next class में इसी को continue करेंगे and we're going to look at some chemical properties of S block elements. ठीक है, और कुछ trend अपन study करेंगे and then we'll also look at some compounds of group 1. ठीक है, so अगर कोई doubt है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो you guys can leave and I will see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.